नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश बना जेम पोर्टल को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य, दीर्घकालिक निविदा प्रणाली को किया समाप्त। यूपी में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला हुई आयोजित। डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाना था उद्देश्य। एएसआई ने संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संभल की सिविल कोर्ट से किया अनुरोध, जिससे मस्जिद को सुरक्षित विरासत स्थल का दिया गया दर्जा। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दूरदर्शी राष्ट्रवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि की अर्पित। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 1 दिसंबर 1886 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह का हुआ था जन्म। बुंदेलखंड की जैविक अरहर दाल पर मिलेगी विश्व स्तर पर पहचान, जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू। अब विदेशों में भी बिकेगा यूपी का आलू, किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार का लाभ। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे अधिक भालुओं की संख्या, बनी सबसे बड़ी बियर सेंचुरी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम को पूरी तरह अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनाकर इतिहास रच दिया है। राज्य सरकार ने दीर्घकालिक निविदा प्रणाली को समाप्त कर जेम प्रोटोकॉल को अपनाया है, जिससे पारदर्शिता और कुशलता में सुधार हुआ है। जेम एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जिसे 2016 में वाणिज्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ये सरकारी विभागों को वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश का ये कदम न केवल 2000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के करीब भी ले जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी में लखनऊ में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देना और ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए अवसरों की पहचान करना था। प्रमुख योजनाओं जैसे डिजी लॉकर, उमंग, माई स्कीम और एपीआई सेतु पर चर्चा की गई। साइबर सुरक्षा, डेटा संरचना और आधार प्रमाणीकरण जैसे विषयों पर भी जोर दिया गया। इस पहल से राज्य में डिजिटल सेवाओं की पहुंच और सुशासन का बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग यानी एनईजीडी की स्थापना वर्ष 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने संभल की शाही जामा मस्जिद के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सिविल कोर्ट में अनुरोध किया है। एएसआई का दावा है कि ये मस्जिद 1904 के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक है। मस्जिद प्रबंधन पर अनधिकृत निर्माण के आरोप लगे हैं। हाल ही में कोर्ट के आदेशित सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़कने से 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वहीं मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली याचिका ने विवाद को और गहरा दिया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महत्व के प्राचीन स्मारकों और वस्तुओं को संरक्षित करना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1886 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप एक दूरदर्शी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित राजा साहब ने शांति और पंचायती राज के विचारों को बढ़ावा दिया। मथुरा से सांसद रहकर देश की सेवा करने वाले इस महान नेता का योगदान सदैव याद किया जाएगा। बुंदेलखंड की जैविक अरहर दाल को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है। इसके लिए जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बुंदेलखंड के 4 जिलों हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में इस वर्ष 68,453 हेक्टेयर में अरहर की बुआई की गई है। जीआई टैग मिलने के बाद किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस पहल से बुंदेलखंड की अरहर दाल को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान मिलेगी और किसानों को इसके लाभकारी परिणाम मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इसके तहत आलू को समुद्र के रास्ते निर्यात किया जाएगा, जिससे यूपी के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों को वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मिलेगी। कन्नौज, फर्रुखाबाद और आगरा जैसे क्षेत्रों को इसका सबसे बड़ा लाभ होगा। आगरा में 120 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भी खोला जाएगा। इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि होगी और आलू की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सोनभद्र का कैमूर वन क्षेत्र अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भालू अभयारण्य बन गया है।
जहां 105 भालू जिनमें 32 नर और 73 मादा शामिल हैं, प्राकृतिक वास में रह रहे हैं। ढंढौरा वाटरफॉल के चारों ओर के हरे भरे जंगल और मनपसंद भोजन भालुओं की संख्या बढ़ाने में सहायक साबित हुए हैं। 2 वर्षों में इनकी आबादी में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। भालू अपनी तीक्ष्ण घ्राण शक्ति और पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि घोरावल क्षेत्र इनके लिए सबसे उपयुक्त प्राकृतिक आवास है, जहां वे सुरक्षित और अनुकूल माहौल में रह रहे हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। पीएम मोदी ने 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का किया उद्घाटन। अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर है केंद्रित। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिसंबर को अन्न चक्र पोर्टल किया लॉन्च। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सब्सिडी क्लेम मैकेनिज्म को आसान बनाने के लिए किया गया लॉन्च। ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को मिला ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार। टर्नर पुरस्कार को 1984 में किया गया था स्थापित। इसरो ने 5 दिसंबर को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 की सफल लॉन्चिंग। प्रोबा 3 है दुनिया का पहला प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट। सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना का करेगा अध्ययन। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में हुआ पेश। इस बिल के तहत बैंक अकाउंट में नॉमिनी बढ़ाने का है प्रस्ताव। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।